नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन देख रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्णन अपन कर रहे थे। सेकंड ग्रेड वैकेंसी जो आ चुकी है, लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, तो इन सब में बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान का टॉपिक है। तो अपन शुरू कर रहे हैं राजस्थान का भौतिक प्रदेश। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंदर अपन ने शुरू कर रखा था, पहला टॉपिक कंप्लीट अपन ने कर दिया। पश्चिमी शुष्क, 4 भागों में बांटा था अपन ने राजस्थान को। तो पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की अपन ने चर्चा कर ली थी। आज जो दूसरा नंबर का पार्ट है उसकी चर्चा करते हैं, अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश की अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यदि अपन देखें कुछ इस रूप में, अपना ये राजस्थान है और राजस्थान का जो लगभग इस तरह का राजस्थान है अपना। इसमें अपन देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है अरावली का है, ठीक है। ये अरावली पर्वत श्रेणी है, तो इसकी अपन चर्चा करेंगे आज, ठीक है। ये पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी चर्चा अपन ने पहले कर ली। अरावली राजस्थान को लगभग 2 भागों में बांटती है, असमान भागों में। राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। असमान भागों में बांटती है, समान भाग नहीं करती, असमान भागों में बांटती है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान का जो कुल भौतिक क्षेत्र है, राजस्थान का जो कुल भौतिक क्षेत्र है उसका 9.1% भूभाग यहाँ इस भाग में पाया जाता है, ठीक है। मरुस्थलीय प्रदेश का अपन देखा था, कुल भौतिक प्रदेश का कितना परसेंट था? मरुस्थलीय प्रदेश का कुल भौतिक प्रदेश का था 61.11%, और यह है 9.1%। और राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है, राजस्थान की कुल जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत भाग यहाँ निवास करता है? तो यदि वो अपन देखें तो लगभग 10% राजस्थान की कुल जनसंख्या का भाग यहाँ निवासी करता है, ठीक है, अरावली के अंदर। अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो यहाँ गुजरात से शुरू होती है। गुजरात पालनपुर से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होकर के ये श्रेणी जो है वो दिल्ली तक रायलसीमा जो राष्ट्रपति भवन वाली जो पहाड़ी है वहाँ तक ये फैली हुई है। तो कुल लंबाई यदि अपन अरावली की देखें, अरावली की कुल लंबाई यदि अपन देखें तो वह है 692 किलोमीटर। कितनी लंबाई इसकी? 692 किलोमीटर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इसकी लंबाई 692 है, लेकिन राजस्थान में यहाँ से यहाँ तक, तो ये सिरोही में यहाँ खेड़ब्रह्म से शुरू होती है। राजस्थान के अंदर अपन देखें तो खेड़ब्रह्म सिरोही यहाँ से शुरू होती है, खेड़ब्रह्म सिरोही से, और कहाँ तक फैली हुई है? खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू तक। खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू तक, यहाँ खेड़ब्रह्म सिरोही से शुरू होकर के यहाँ खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू तक राजस्थान में फैली हुई है। तो राजस्थान के अंदर इसकी कुल लंबाई की यदि अपन बात करें तो राजस्थान में है 550 किलोमीटर। राजस्थान में कुल लंबाई इसकी कितनी है? 550 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक भारत का जो प्रमुख जल विभाजक है, भारत का प्रमुख जल विभाजक का हिस्सा है अरावली, ठीक है ना। अरावली उसी का हिस्सा है, यानी भारत की जो प्रमुख जल विभाजक है, अर्थात वो उच्च भूमि जो रातलीय जल को 2 भागों में बांटती है, अफवाह तंत्र को 2 भागों में बांटती है। तो उसमें राजस्थान की अरावली भी उसी विभाजन का हिस्सा है। और राजस्थान का प्रमुख यदि देखें तो यह जल विभाजन क्षेत्र राजस्थान का भी है, क्योंकि इससे पश्चिम की ओर निकल वाली नदियाँ, लूणी और उसकी सहायक नदियाँ जो है वो अरब सागर में अपना जल गिराती है, ठीक है। चाहे पश्चिम बनास हो, चाहे जोजड़ी हो, चाहे मेचड़ी हो, चाहे लीलड़ी हो, ठीक है। इसके अलावा इसके पूर्वी साइड की जो नदियाँ हैं
वो चंबल और उसकी सारी नदियाँ जो है वो बंगाली खाड़ी में अपना जल गिराती है, तो ये जल विभाजक का काम भी करती है। यानी इसके पश्चिम की नदियां हैं अरब सागर में आती है, पूर्व की नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती है। ठीक है, तो ये भारत की प्रमुख जल विभाजक का हिस्सा भी है और राजस्थान का जल विभाजक है ही, राजस्थान का जल विभाजक है। ठीक है, तो दोनों ओर से अपन देखें तो महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला यदि अपन देखें अन्य इसकी जो विशेषता अरावली की है, तो मुख्य रूप से इसको 3 भागों में बांटा गया। इसके 3 प्रमुख भाग किए जाते हैं। एक का नाम है उत्तरी अरावली, राजस्थान के अंदर यदि अपन देखें, मध्य अरावली, और तीसरा जो भाग है वो दक्षिणी अरावली। ये इसके 3 भाग किए हैं, बारी बारी से इनके अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, किस अरावली में कौन सी चोटी कौन सा पठार है उसकी विस्तृत चर्चा अपन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ यदि अपन देखें तो खनिजों की दृष्टि से बड़ा महत्व है इसका। खनिज यहाँ खूब निकलते हैं। अरावली है अवशिष्ट पर्वत है, यदि अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है, प्राचीन, सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। यहां से एक प्रश्न आता है कि ये किस कालक्रम का है, तो प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन काल का है ये, यानी प्राचीन समय का है, यानी जब से पर्वतों का निर्माण हुआ है उससे पहले, यानी कालक्रम जो सेट किया गया उससे पहले का। ठीक है, तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है ये। और इसका यदि तुलना अपन करें तो उत्तरी अमेरिका की एक पर्वत श्रेणी है अपलेशियन, अपलेशियन से इसकी तुलना कर सकते हैं, यानी उसके समानांतर है ये, उसके समकालीन है, उस तरह की एक प्राचीन यह पर्वतीय श्रेणी है, अवशिष्ट श्रेणी है। यह भी काफ़ी ऊंची शिखर वाली होती थी पहले, लेकिन कालांतर में इसका अपरदन होता चला गया। आज ये अवशिष्ट रूप में बची हुई है। ठीक है ना, तो ये अवशिष्ट पर्वत है। इस पर्वत के अंदर यदि खनिजों की बात करें अपन तो मुख्य रूप से ये ग्रेनाइट प्रधान है। ग्रेनाइट खूब मात्रा में इसमें पाया जाता है। ग्रेनाइट क्योंकि काफ़ी प्राचीनतम यह यदि अपन कहें तो इसका रूपांतरण हो चुका है, तो ग्रेनाइट की अधिकता इसमें है। और इसके अलावा क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट खनिज जो है वो प्रमुख रूप से इसमें इसकी सेल जो है इसमें देखने को मिलती है। ग्रेनाइट और क्वार्टजाइट सेलें, इसके अलावा नीस, ठीक है, और शिस्ट, ये सेलें इसमें पाई जाती है। शिस्ट, नीस, ग्रेनाइट और क्वार्टजाइट सेलों से ये बनी हुई है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है तीनों के तीनों इसमें, क्योंकि अरावली किन खनिज तत्वों से, किन सेलों से बनी हुई है, तो यहाँ अपन देखें तो ये सेल इसमें पाई जाती है। इसके अलावा इसमें तांबा भी है, ठीक है ना, इस भाग में लोहा भी निकलता है, इस भाग में अब्रक भी है भीलवाड़ा में, इस भाग खूब सारे खनिज यहाँ पे निकलते हैं। इसमें चांदी भी है उदयपुर के अंदर, तो यानी इस पेटी के अंदर खूब सारे खनिजों से संपन्न पेटी है, क्योंकि काफ़ी प्राचीन है, तो काफ़ी प्राचीन होने के कारण खनिजों से काफ़ी संपन्न पेटी ये पाई जाती है। ठीक है ना, तो बड़ा महत्व है इसका और सबसे प्राचीन है। तो यहाँ से देखिए ये प्रश्न प्राय पूछ लेते हैं। अरावली का बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि किस काल क्रम की अरावली पर्वत श्रेणी है, तो प्री कैम्ब्रियन काल की है। ठीक है ना, इसका आपको ध्यान रखना है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में ये शामिल है। इसकी तुलना अपन करें तो अमेरिका के उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन पर्वत श्रेणी से कर सकते हैं, उसके समकालीन ये मानी जाती है। ठीक है ना, तो बड़ा ही इसका महत्व है। ठीक है, 3 क्रम इसके है। महत्व मुख्य रूप से यदि अपन देखें क्या है इसका, तो महत्व की दृष्टि से यदि अपन देखें क्या इंपॉर्टेंस हमारे लिए, तो इम्पोर्टेंस बड़ा है इसका। सभी मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर है, स्टडी करने वाले हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर ले, तो सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मैटर हम दे रहे हैं। तो आप ज़रूर हमारे साथ में जुड़े रहें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है इसका, भाई महत्व की बात करें तो ये बहुत है, महत्व इसके अपने जीवन में है, यानी खनिजों से संपन्न है पहली बात, यानी यह काफ़ी प्राचीन होने के कारण, खनिजों यहाँ से प्राचीन होने के कारण
ठीक है ना, काफ़ी प्राचीन होने के कारण खनिजों में संपन्न पर्वत श्रेणी है, काफ़ी अधिक खनिज यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है ना। राजस्थान का प्रधान जल विभाजक, राजस्थान का प्रधान जल विभाजक है, यह भी इसकी एक विशेषता है क्योंकि यह 2 भागों में बांटती है यहाँ के जल को। ठीक है। पर्यटक स्थलों के रूप में महत्वपूर्ण है, पर्यटक स्थलों के रूप में महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, बहुत महत्व है पर्यटक स्थलों के रूप में, तो यह भी एक बड़ा महत्व है इसका। सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामरिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राचीन समय में यानी अपने राजस्थान का जो राजपूताना जो प्रारंभिक था, जिस समय का जो इतिहास था, उसमें जितने भी जो किलेगढ़ वगैरह पाए जाते हैं इसकी चोटियों पर है ना। किलेगढ़ जितने भी दुर्ग बने हुए हैं वो अरावली की चोटियों पर बने हुए हैं। ठीक है ना। जैसे मेहरानगढ़ चिड़िया टूक पहाड़ी पर है, तो जो चित्तौड़ किला है कुंभलगढ़ का, सारे पहाड़ियों पर है। सामरिक दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। तो उस समय अरावली का बड़ा महत्व था। ऊंचाई पर दुर्ग इसलिए बनाते थे कि दुश्मन यदि उस किले पर अटैक या वार करता है तो आसानी से उसके ऊपर के, यदि दुर्ग के ऊपर से हमला करेंगे तो दुश्मन को अपन परास्त कर सकते हैं। तो इसका इसलिए भी बड़ा महत्व रहा है। ठीक है ना। इसके अलावा यदि अपन देखें तो ये नदियों का उद्गम स्रोत है, यानी नदियाँ इसी भाग से निकलती है। जैसे लूनी और उसकी सारी नदियाँ कह दो, चाहे बनास कह दो, ठीक है ना। तो विभिन्न प्रकार की नदियाँ हैं, इसका यह अरावली स्रोत रहा है। तो जो हमारे सिंचाई में काम आती है, इनसे पेयजल के रूप में इनका महत्व है इन नदियों का, तो नदियों का उद्गम स्रोत। इसके अलावा अपन देखें तो बांध बना करके अपन विद्युत आपूर्ति में इसका महत्व है हमारे लिए, तो काफ़ी ज़्यादा महत्व है। इन क्षेत्रों में देखें तो नदियों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका बड़ा ही महत्व है। प्राचीन ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है अरावली। प्राचीन जो ऋषि मुनि होते थे उनकी तपोभूमि रही है, तपोभूमि रही है, यानी काफ़ी ऋषि मुनि है, उन्होंने तपस्या इन पर्वत श्रेणियों के शिखरों पर की है। जैसे गुरु शिखर जो सबसे ऊंची चोटी है इसकी, उसको संतों का शिखर कहा है। ठीक है ना। तो संतों का शिखर इसीलिए कहा है कि यहाँ प्राचीन समय में इस चोटी पर काफ़ी ऋषि मुनि है, उन्होंने तपस्या की होगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी इसका बड़ा महत्व, आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। इसके अलावा कई प्रकार की झीलें इसमें पाई जाती है, यानी यहाँ से जो पानी का बहाव होता है और जो निम्न भूमियाँ होती है, इसके चारों ओर पहाड़ी बीच में जो खाली जगह होती है, निम्न भूमि होती है, उसमें पानी भर जाता है। तो यदि अपन चाहे जयसमंद की बात करें, चाहे राजसमंद की बात करें, चाहे अन्ना सागर की बात करें, जितनी भी झीलें हैं, ठीक है ना, तो सारी झीलें जो है ये इन्हें अरावली की ही देना, इन पहाड़ियों के बीच का जो प्रवाह क्षेत्र जो है वो निम्न भूमि में पानी आकर के इकट्ठा हो जाता है और झील का रूप ले लेता है। और ये झीलें मनोरंजन का साधन भी होती थी। ठीक है ना। पेयजल के रूप में भी इनका महत्व था कि नहीं था, वह पेयजल में महत्व था। ठीक है। मनोरंजन का साधन भी था, सिंचाई के लिए इनका महत्व था, क्योंकि प्राचीन समय में यही पीने के लिए महत्वपूर्ण काम में आने वाला जो जल है इन्हीं से प्राप्त होता था। तो काफ़ी ज़्यादा महत्व इनका रहा है। ठीक है ना। तो ये भी एक इम्पोर्टेंस है अरावली पर्वतीय श्रेणी का। आदिम जनजातियों का निवास स्थान रही है ये अरावली, आदिम जनजातियों का आवास कह सकते हैं इसको। ठीक है ना। तो आदिम जनजातियों आवास रही है, क्यों? क्योंकि प्राचीन समय में देखें दक्षिणी अरावली के अंदर आज भी आदिम जनजातियाँ निवास करती है, पहले भी थी। आदि में जैसे भील जनजाति बहुल इलाका है, ग्रासिया, ठीक है ना, डामोर, सहरिया, ठीक है ना। तो ये काफ़ी जनजातियां जो है इस भाग में निवास करती है। अधिक मात्रा में भील इन पहाड़ियों में खूब अधिक मात्रा में निवास करते हैं। ठीक है ना। तो इनका ये क्षेत्र रहा है भील मीणाओं का। तो आज भी महाराणा प्रताप की जीवन बात करते हैं तो उनका सहयोग करने वाली जो जनजाति थी वो भीली थी। ठीक है ना। इन्होंने ही मेवाड़ की रक्षा करने के लिए महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के युद्ध में
अकबर के खिलाफ मोर्चा संभाला था। क्योंकि आपको पता आमेर के जो कच्छावा थे वो तो किनके साथ थे, अकबर के साथ थे। कई लोग इसको धर्मयुद्ध कहते हैं, लेकिन ये धर्मयुद्ध इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ से महाराणा प्रताप की ओर से तो लड़ रहा था हकीम का सूर, और दूसरी ओर से लड़ रहा था मान सिंह, ठीक है ना। तो दोनों ओर से, एक ओर तो हिंदू सेनापति, एक और मुस्लिम सेनापति, और शासक एक और हिंदू था तो दूसरी ओर मुस्लिम था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से अपन कहें तो आपस में बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। तो इसमें भीलों ने काफ़ी अधिक सहयोग दिया था, ठीक है ना। आगे यदि अपन इसका देखें तो इस अरावली को कई भागों में अपन बांट सकते हैं, जिसके 3 प्रमुख भाग अपन ने क्या रखे, 3 भाग इनके कर रखे हैं। तो अरावली पर्वतीय श्रेणी जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। इसके 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार में पहला प्रकार है उत्तरी अरावली। ये जो अरावली है वो अपने अजमेर से उत्तर से शुरू होती है और इसमें मुख्य रूप से 3 जिले आते हैं। मुख्य रूप से इसमें 3 जिले हैं, अलवर, जयपुर, सीकर, ठीक है ना। इसके अलावा इसके प्रमुख रूप से यहाँ इनमें ज़्यादा पहाड़ियाँ पाई जाती है, और पास में जैसे कुछ पहाड़ियाँ, जैसे दौसा में भी थोड़ा बहुत इसका विस्तार मिल जाता है, ठीक है ना, और झुंझुनू में भी पहाड़ियाँ हैं, तो ये भी इसका हिस्सा है। लेकिन प्रमुख रूप से यहाँ सर्वाधिक इसका उत्तरी अरावली में इनमें सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ यदि देखें तो चोटियाँ जो अरावली की है वो निम्न है, ज़्यादा ऊंची चोटियाँ नहीं है, क्योंकि अरावली पर्वत श्रेणी जो है ना, सिरोही में सबसे अधिक ऊंची चोटियाँ यहाँ पाई जाती है। जैसे कि अपन देखें गुरु शिखर जो है वो सबसे ऊंची चोटी इसकी है, और वो कहाँ पे है, 1722 मीटर सिरोही के अंदर है, माउंट आबू आबू पर्वत में है। तो यही सबसे ऊंची चोटी है। इधर की चोटियाँ काफ़ी ऊंची है। फिर मध्य अरावली में अजमेर आ जाता है, ठीक है ना, और यहाँ पे अरावली काफ़ी संकड़ी है, काफ़ी संकड़ी है, विस्तृत नहीं है। और यहाँ हम उदयपुर में देखें तो सबसे अधिक फैली हुई है अरावली, सिरोही उदयपुर का जो इलाका है यहाँ सबसे अधिक फैली हुई है। और ये आ गया अपना उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली जो है ना, इसकी दिशा पता ही है आपको अरावली की, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व इसकी दिशा है, ठीक है ना। ये भी पूछा गया प्रश्न है, एक बार पूछा था कि अरावली की दिशा कौन सी है, किस दिशा की ओर फैली हुई है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है ना, ये इसका दिशांकन है, यानी इस दिशा की ओर ये लंबी एक श्रृंखला के रूप में फैली हुई है, ठीक है। यहाँ काफ़ी ऊंची है, बीच में कटी फटी है। फिर आगे अपन दिल्ली तक जाते हैं तो बीच में कटी फटी पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ चोटियाँ निम्न है, यानी इसकी जो औसत ऊंचाई उत्तरी अरावली देखें तो लगभग 430 मीटर के आसपास में। और संपूर्ण अरावली की औसत ऊंचाई यदि देखें तो संपूर्ण अरावली प्रदेश जो है इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि संपूर्ण अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर। तो यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि सबसे ऊंची औसत ऊंचाई क्या रही इसकी, तो 930 मीटर संपूर्ण अरावली की। उत्तरी अरावली की औसत 430 मीटर के आसपास में। यहाँ कई तरह की चोटियाँ पाई जाती है। कई तरह की चोटियाँ यदि देखें तो सबसे ऊंची चोटी जो है रघुनाथगढ़ इस अरावली की है, ठीक है ना, रघुनाथगढ़, और ये अपने सीकर जिले में है, सीकर में है रघुनाथगढ़ जो चोटी है। 1055 मीटर ऊंचाई है इसकी। कितनी ऊंचाई है, 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा भी अन्य चोटियों की यदि बात करें अपन तो जैसे ये यहाँ पे बम्बई चोटी है और ये झुंझुनू जिले में है, झुंझुनू में है, और लगभग 780 मीटर है इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना, 780 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा यदि अपन देखें तो अलवर की कई चोटियां हैं, जैसे कि बिलाली चोटी, ये अलवर की है, ठीक है ना, और ये 775 मीटर ऊंची है। इसके अलावा यदि अपन देखें बहराच, तो बहराच चोटी भी अलवर की है, ठीक है ना,
और यह लगभग इसकी जो ऊंचाई है 792 मीटर है। बैराज की कितनी है? 792 मीटर के आसपास में, ठीक है। फिर अपन जयपुर की यदि चोटी देखें तो जैसे कि खो, ये जयपुर की है और खो की ऊंचाई 920 मीटर है। खो की ऊंचाई कितनी? 920 मीटर ये खो पर्वत है। ये पूछा भी गया प्रश्न, बार बार पूछते हैं। तो खो जयपुर की चोटी है, ठीक है। इसके अलावा जयपुर में जैसे बरवाड़ा, ये भी जयपुर की चोटी है बरवाड़ा, और इसकी ऊंचाई है वो 786 मीटर ऊंची, 786 मीटर ऊंचाई है बरवाड़ा की, ठीक है। तो ये प्रमुख चोटियां यहाँ के देखने को मिलती है। एक जयपुर की चोटी और है जिसका नाम है बैराठ, और जिसका संबंध प्राचीन समय में जैसे पांडवों से था, पता ही होगा आपको। तो 704 मीटर ऊंचाई है इसकी बैराठ, ठीक है ना। ये भी एक महत्वपूर्ण चोटी है, ठीक है। यानी अपने देखें तो महाभारत काल में इसका महत्व रहा है, ठीक है ना। यहाँ उसका उल्लेख भी इसका मिलता है। तो ये प्रमुख यहाँ की चोटियाँ हैं, बैराठ है, बरवाड़ा है, खो है, बहराच है, बिलाली है, बम्बई और रघुनाथगढ़। और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह प्रश्न भी बार बार पूछा गया है, इसीलिए मैं बार बार तुमको कह रहा हूँ कि जैसे रघुनाथगढ़ की चोटी 1055 मीटर ऊंची है, सीकर जिले में है ना। तो इसके बारे में बहुत अधिक बार प्रश्न ये पूछा गया है। उत्तरी अरावली में अन्य भी कई पहाड़ियाँ हैं, जैसे तोरावाटी क्षेत्र, तोरावाटी अपने सीकर झुंझुनू के अंदर तोरावाटी क्षेत्र, तोरावाटी की पहाड़ियाँ है ना, इनको इसी नाम से पुकारते हैं। अपने हर्ष का पर्वत, तो वो भी सीकर के अंदर है अपने, तो वो इसी का भाग है। तो ये कई और भी जो पहाड़ियाँ हैं वो इस प्रदेश का भाग है। जैसे खंडेला की पहाड़ियाँ, जहाँ से कांतली नदी निकलती है, खंडेला की पहाड़ियाँ, तो वो भी इसी का भाग है, ठीक है। तो अनेक पर्वत श्रेणियाँ, ये भी किसका भाग है? उत्तरी अरावली का ही भाग है, ठीक है ना। तो यहाँ इसकी ये प्रमुख चोटियाँ देखने को मिलती है। यदि अपन इसको भूगर्भीय दृष्टि देखें तो ये जो शैलक्रम इसका देखें कौन सी शैलों से बनी हुई है, तो यहाँ पे यदि अपन देखें तो इसका नाम देखो, कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा, फाइलाइट और क्वार्टजाइट, नाम दिमाग से निकला, क्वार्टजाइट और फाइलाइट, ये शैलें यहाँ की पाई जाती है। क्वार्टजाइट और फाइलाइट शैलों से ये बनी हुई है। तो ये शैलक्रम इनका यहाँ पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये उत्तरी अरावली जो है इसमें मुख्य रूप से ये जिले शामिल है, और ये चोटियाँ अपन देखें तो अब यहाँ से प्रश्न पूछा गया, जैसे रघुनाथगढ़ का मैंने बता दिया। बम्बई के बारे में कि ये किस जिले में स्थित है, ये भी प्रश्न आया हुआ है ना। बहराच के बारे में, अलवर की चोटी है, इसके बारे में इसकी ऊंचाई का क्रम पूछ लेते हैं। खो के बारे में ऊंचाई की, खो की ऊंचाई कितनी है, सुमेलित कीजिए 920 मीटर, तो इसके बारे में पूछा है, ठीक है ना। बैराठ 704 मीटर ऊंची है, जयपुर की पहाड़ी है, तो इसके बारे में। तो खो, बरवाड़ा और बैराठ ये जयपुर की पहाड़ियाँ हैं, तो इनकी ऊंचाई के क्रम में भी यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो आगे इसके 2 पार्ट और है, यानी मध्य अरावली और उसके बाद में दक्षिणी अरावली, जिस पर विस्तार से अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। तो आप देखते रहिए मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।